हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और आज है हमारा डे 6। आपको पता है कि हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स एंड जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो डे 5 में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट को कर लिया था कंप्लीट, है ना। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म को करने वाले हैं स्टार्ट, ठीक है। सो फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है एंड आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी। यस और नो? चलो। सबसे पहले क्या है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है। सॉरी, रिएक्शन मैकेनिज्म का, इंटरमीडिएट नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा था, हमने ये देखा था कि रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब ब्रेक होना स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट बनने से पहले का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब वो रिएक्शन पूरा किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो हर एक उस चीज़ को, हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, मैकेनिज्म नाम देते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हम सीधी सी बात बोलते हैं कि जो भी हमारा पुराना बॉन्ड है, ठीक है, वो पहले होगा ब्रेक और तब जाके नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नया बॉन्ड यानी कि नई चीज का फॉर्मेशन होने वाला है। सो नाउ व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग old bonds and formation of new bonds, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। किसका ओल्ड बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट से यहां पे बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट का हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। जब भी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, जब भी बॉन्ड का हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और नहीं, हीट रिलीज नहीं, हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना। हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको एनर्जी चाहिए अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक, जहां पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट बोल लो या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, यहां पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहां पे नए बॉन्ड का होता है फॉर्मेशन, और जब नया बॉन्ड बनता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, जहां पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, है ना। किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, किसी की प्रेजेंस में हमने इसका बॉन्ड ब्रेक करवाया, ठीक है। तो वो क्या चीज है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो किस फेज में पॉसिबल होती है, वो लिक्विड फेज या फिर गैसियस फेज में पॉसिबल होती है। तो उसके लिए वो जो सॉल्वेंट है, वो हम किस टाइप का सॉल्वेंट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम किस टाइप का सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट या तो पोलर नेचर का होगा या तो वो नॉन पोलर नेचर का होगा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा, या तो पोलर नेचर का होगा या तो नॉन पोलर नेचर का होगा। सो पोलर एंड
नॉन पोलर। अब ये पोलर सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट जब भी आपको नजर आएगा वहां पे क्या होगा, उसका डायपोल मूवमेंट हमेशा कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल CCl4 ले लेते हैं, Cl और Cl, Cl एंड Cl, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CCl4 ले लिया। अब कार्बन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में हम बात करते हैं। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी तरफ शिफ्ट होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है, जो कि एक दूसरे के हम बोल सकते हैं इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। और यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, इसका जो मैग्नेटिक नहीं सॉरी डायपोल मूवमेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जहाँ पे भी जिस भी कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहलाता है, नॉन पोलर। पोलर का मतलब आपको पता है, जहाँ पे सेपरेट हम बोल सकते हैं कि अलग अलग चार्जेस आते हैं। अगर हम इन दोनों को ही देखें, कार्बन और क्लोरीन को देखें, तो कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो सिर्फ अगर कार्बन एंड क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन की भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसे कहलाएंगे, पोलर कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये नॉन पोलर कैसे बन गया, क्योंकि इन सब की पोलैरिटी जो है, अब देखो कैसा हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इधर इधर, तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बन गया। इनकी पोलैरिटी क्या हो गई अप्रोक्सीमेटली, अब देखो कैंसिल आउट हो रही है, तो नॉन पोलर। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये ले ले CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा एटम नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट हो। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी पोलैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यहाँ पे हमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिया और बेंजीन के साथ हमने दो अलग अलग ग्रुप को, दो सेम ग्रुप को अटैच कर दिया है। ठीक है, बेंजीन के साथ यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो उतनी शिद्दत से ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो है। तो ऐसा स्पीशीज जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसके बारे में बात करने वाले, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो याद रखना, पोलर सॉल्वेंट कैसे सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें पोलैरिटी नजर आती है, जिसका जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0 पॉइंट समथिंग होगा, बट कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, एग्जैक्टली उसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है। पोलर सॉल्वेंट को भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हमें मिलेगा पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले पोलर का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट किया, इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक हेड होता है और एक हमारा यहाँ पे क्या होता है, टेल होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन इसकी तरफ भागेगा। अब ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर और ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा हाई होती है, तो ये इस तरीके से जाएगा। देखो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जीरो नहीं होगी। मतलब ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया। पोलर में भी दो चीजें आती हैं। ठीक है,
पोलर सॉल्वेंट भी दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा पोलर प्रोटिक, एक होगा पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक और एक होता है हमारा पोलर एप्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। अब वन बाय वन हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि पोलर प्रोटिक क्या होता है एंड पोलर एप्रोटिक क्या होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद क्या, पोलर प्रोटिक। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोलर प्रोटिक कैन सॉल्वेट बोथ कटायन एंड अनायन। तो जब भी हम हम बोल सकते हैं सॉल्यूट को पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, है ना, चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पोलर प्रोटिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पोलर प्रोटिक का एग्जाम्पल अभी लेते हैं वाटर। तो वाटर क्या करेगा, कटायन और अनायन उन दोनों को अपने अंदर सॉल्वेट कर लेगा। पानी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं। ठीक है, NaCl में इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बॉन्ड बोल सकते हैं, फिर आयनिक बॉन्ड बोल लो। जैसे ही NaCl को हमने डाला पानी के अंदर, अब क्या हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड है, ठीक है, इसका जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, वाटर धीरे धीरे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा Na नेगेटिव। एक हमारा कटायन है, एक हमारा अनायन है, कैन सॉल्वेट बोथ कटायन एंड अनायन। तो जो वाटर है वो कटायन और अनायन, ठीक है, या फिर जो भी हमारे पास पोलर प्रोटिक सब्सटेंस है वो कटायन और अनायन दोनों को सॉल्वेट करेगा। ये कैसे सॉल्वेट करेगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है कटायन और अनायन को पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम ये पॉजिटिव चार्ज है, वाटर इसको किस तरीके से घेरेगा, तो यहाँ पे वाटर ने इसको चारों तरफ से क्या कर लिया है, घेर लिया। ठीक है, और अभी इसके साथ एक अपना बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा बॉन्ड बन रहा है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, कैसा इंटरैक्शन हो रहा है यहाँ पे, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ऐसे ही क्लोरीन जो है, क्लोरीन को कौन घेर लेगा, वहाँ पर भी वाटर ही होंगे, बट क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, सो व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंडेड द कटायन, ठीक है, जब जो हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो कटायन को या फिर अनायन को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, उसको घेर लेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन कहते हैं, यानी कि उसको हम हाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये लाइन लिख सकते हैं, when solvent molecules surround the cation and anion, तो इसको हमने क्या बोला है, इज कॉल्ड सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। ठीक है, बॉन्ड पता चल गया आपको क्या होता है इसके बीच में, आयन डाइपोल इंटरैक्शन होता है। ठीक, अब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जो पोलर प्रोटिक है, कैसे पहचानेंगे पोलर प्रोटिक है, तो पोलर प्रोटिक में क्या आते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी होंगे वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, पोलर एप्रोटिक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आ गया। तो प्रोटिक वाले केस में क्या हो जाएगा,
या तो वो HF का बॉन्ड बनाएगा, या तो वो HO का बॉन्ड बनाएगा, या तो वो HN का बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे है आइडेंटिफाई पोलर प्रोटिक। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पीशी यहाँ पे पोलर प्रोटिक है। कैसे पता करेंगे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्लोरीन, अगर ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं दैट मीन्स वो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो पोलर प्रोटिक है, अदरवाइज वो पोलर एप्रोटिक की कैटेगरी में आ जाएगी। सबसे पहले देखो भाई किस किस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। यस, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। क्या ये हमने पोलर प्रोटिक में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। मतलब ये क्या हो जाएगा? पोलर एप्रोटिक। ये हमारा बन गया पोलर एप्रोटिक। यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, किसके बीच में बॉन्ड है? यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो बताओ ये क्या कहलाएगा? यस, जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा तो अगेन ये पोलर एप्रोटिक की कैटेगरी में आएगा। पोलर एप्रोटिक। यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है। हाँ, हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये हो जाएगा पोलर प्रोटिक। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये भी क्या हो जाएगा? पोलर प्रोटिक। फिर यहाँ पे OH है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? पोलर प्रोटिक। फिर यहाँ पे देखो HOH ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वाटर भी क्या होता है? पोलर प्रोटिक। ठीक है, वाटर क्या होता है यहाँ पे? पोलर प्रोटिक हो जाएगा। यहाँ पे है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन क्या होता है? पोलर एप्रोटिक की कैटेगरी में आता है। सो ये हमारा बन जाएगा पोलर एप्रोटिक, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो ये बन जाएगा हमारा पोलर प्रोटिक। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सी, अभी हमें सिर्फ ये देखना आया है कि कंपाउंड पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक है। ठीक है, अब पोलर एप्रोटिक क्या होता है? क्योंकि पोलर प्रोटिक के बारे में तो हमें पता चल गया, जो कटायन और अनायन दोनों को सॉल्वेट कर देता है उसको हम पोलर प्रोटिक कहते हैं। नाउ व्हाट अबाउट पोलर एप्रोटिक? ठीक है, तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कटायन को ही सॉल्वेट करता है, अनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आया? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ कटायन को ही सॉल्वेट करेगा। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? DMSO। ठीक है, अगर आपको DMSO का फुल फॉर्म पता है तो फटाफट से मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, है ना? क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब ये क्या है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड क्या है? देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, हमारे पास ये कंपाउंड है। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, नेगेटिव, और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो DMSO है ये क्या करेगा? इस कटायन को सॉल्वेट करेगा। सी, कटायन और अनायन में से अनायन का साइज क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? बट कटायन के केस में क्या है? अनायन से तो वो छोटा है, जिस वजह से इसको सॉल्वेट किया जा सकता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक कटायन है। ठीक है, अब जो भी हमारे पास हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट है, वो क्या करेगा? इस कटायन को पूरी तरीके से घेर के उसको क्या कर लेगा? सॉल्वेट कर लेगा। ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे? सॉल्वेट कर लेंगे। इस तरीके से इसको ये पूरी तरीके से घेर लेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कटायन को ही सॉल्वेट कर पाते हैं, अनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्वेशन ऑफ अनायन। ठीक है, ड्यू टू हाई स्टेरिक
hindrance on solvation of anion. ठीक है, they only solvate cation. ठीक है, due to high steric hindrance on solvation of anion, that's why solvation is not possible in anion. अनायन में सॉल्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ कटायन में सॉल्वेशन पॉसिबल होता है। और जब कटायन में सॉल्वेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर एप्रोटिक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, पोलर एप्रोटिक। तो एक हमने एग्जाम्पल देखा पोलर एप्रोटिक का, DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। फिर आता है हमारा DMF, ठीक है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMA डाईमिथाइल एसीटामाइड, ठीक है, HMPV हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोअमाइड। तो ये सारे के सारे पोलर एप्रोटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, पोलर एप्रोटिक के एग्जाम्पल हैं। राइट, चलिए नाउ इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा पोलर प्रोटिक होगा, कौन सा पोलर एप्रोटिक होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ले लें यहाँ पे हम। अब फटाफट से बताना वीडियो को पॉज करके कि कौन सा ए पोलर है, ये कौन सा पोलर प्रोटिक है, ठीक है, कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा पोलर ए प्रोटिक है। ठीक, पहला हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड है, ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक, अब बताइए एक और एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ये तो पोलैरिटी यहाँ पे हमें कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है, तो ये हमारा बन जाएगा नॉन पोलर। फिर आता है हमारा, देखो इसमें OH का बॉन्ड बना हुआ है, तो ये हो जाएगा पोलर प्रोटिक। फिर हमारा NH का बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, तो ये भी हमारा हो जाएगा पोलर प्रोटिक। यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी तो है बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 तो ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक। तो इस तरीके से हम पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो अभी तक सिर्फ हमने सॉल्वेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, अभी तक हमने किसके बारे में बात की है, सॉल्वेंट के बारे में बात की है। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में बात करें, है ना। यहाँ पे इतनी चीजें हो गई हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, जब भी हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एक हमारे पास होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास सबस्ट्रेट, और उस सबस्ट्रेट पे एक स्पीशीज जो है वो जाके अटैक करती है, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट, और तब जाके हमारा बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हमने पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक, सॉल्वेंट के बारे में बात की थी। सबस्ट्रेट देखो अब तक हम ये देखते आ रहे हैं, जिस भी स्पीशीज पे हम बोल सकते हैं रिएक्शन होगा, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, है ना। अब कौन जाके उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको हमने क्या बोला, अटैकिंग रिएजेंट बोला है। तो यहाँ पे हम दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो अभी स्टार्टिंग में आप इतना समझो,
जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लवर होता है, एंड जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको न्यूक्लियस से प्यार है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ई पॉजिटिव। ठीक है, कैपिटल ई पॉजिटिव। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, पहली चीज हमें अभी पता चली है। ठीक है, क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अब क्योंकि इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यस और नो? तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है। ठीक है, ये कैसा है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक, कितने टाइप के हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करेंगे? यस, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज जो कि भी है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। पोलर हम बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं। तो इतने टाइप के हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम क्या देखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल एंड पोलर फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनता है। ठीक है, कैसे हम बोलेंगे कि हाँ यही इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, चलो। सो इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आता है। ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको H पॉजिटिव दिख जाए, मतलब इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि हमने तो Cl नेगेटिव पढ़ा है, हमने तो Br नेगेटिव पढ़ा है। ठीक है, तो ये है क्या? Cl पॉजिटिव एंड Br पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव हो जाएगा हमारा क्लोरोनियम आयन। ठीक है, ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, क्लोरोनियम आयन, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, ये हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन हो गया। ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। NH4 पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। सो इनके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहे हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन हर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे, इतना आप ध्यान रखना। दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स बट ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जरूरी नहीं है कि वो सबके सभी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बट नॉट ऑल पॉजिटिव चार्ज, नॉट ऑल पॉजिटिव स्पीशीज इज कंसिडर एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल तो दो हमको। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? H3O पॉजिटिव। अच्छा देखो, हमने वहां पे क्या लिखा था? NH4 पॉजिटिव, ऊपर हमने NH4 पॉजिटिव लिखा था, है ना। और अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसा क्यों है? सी, ये दोनों वैसे रियलिटी में इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके
अपना H प्लस आयन रिलीज कर देंगे तो दैट H प्लस आयन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो ये एज इट इज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन जब हम इनका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, जब इनका रिएक्शन एक्वस मीडियम में होगा तो ये क्या करेंगे, अपने प्रोटॉन रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, एंड दैट H पॉजिटिव एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इस वजह से ठीक है हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट अगर ये अपने एक्वस फॉर्म में होंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो NH4CH3O positive are not considered as electrophile, but when they present in aqueous form, ठीक है, लेकिन जब ये अपने aqueous form में होगा, है ना, so they release H plus ion, hence we can say them electrophile। तो एक्वस फॉर्म में हम इनको कंसीडर कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या है? सेकेंड है हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जिनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BF3, ठीक है, BCl2, AlCl3, BeCl2, है ना, AlCl3। तो यहाँ पे देखो जो बोरोन है, तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? इसके वैलेंस शेल में टोटल हमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बट इसका ऑक्टेट अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है वो क्या कैसे कहलाते हैं? कैसे दिख रहे हैं? ये न्यूट्रल दिख रहे हैं, है ना। क्यों न्यूट्रल दिख रहे हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएंगे? क्योंकि इनको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में ही आएंगे। BeCl2 में देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। AlCl3 देखो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे के सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई हम फ्री रेडिकल ले लें, ठीक है, मान लो CH3, अब इसको क्या चाहिए? इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, भले ही कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसकी वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये भी किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, ये सब किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद क्या था हमारा थर्ड? पोलर फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप लेने हैं हमें जहां पे हमें पोलैरिटी नजर आती है। फॉर एग्जांपल हमने कार्बोनिल ले लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? उसके बारे में भी तो बताओ, है ना, वो क्या है? तो बच्चों जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में को हमने E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है, न्यूक्लियोफाइल को हम NU और उसके ऊपर इसका लोन पेयर रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर है? और एग्जाम्पल देखें हम, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर जब तक बॉन्ड नहीं टूट जाता तब तक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज,
कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखें, जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम बोलते हैं, ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं लुईस एसिड। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की कैटेगरी में आएंगे, यस तो क्या इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की कैटेगरी में आएंगे, सो आंसर इज यस, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड ही हो, समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों कहा कि सारे के सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, बट सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, किसकी वजह से, फ्री रेडिकल की वजह से। अब ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे है हमारे पास स्पेस, न्यूक्लियोफाइल आ गया, चलो इधर ही देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लुईस एसिड के बारे में बात करते हैं हम। जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये क्या करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, इट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाली जो लाइन है ना इसको बिल्कुल ध्यान से आपको मार्क करना है। लुईस एसिड क्या करते हैं, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, ये पेयर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते, एक पेयर ही एक्सेप्ट कर लेते, और एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। पॉइंट बना के लिखेंगे, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल but all electrophile are not considered as, ठीक है, all electrophiles are not considered as Lewis acid. For example, हमारे पास है CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, हमारे पास क्या है, CH3 फ्री रेडिकल। अब देखो CH3 फ्री रेडिकल मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल तो है, बट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसी वजह से ये लुईस एसिड नहीं होगा। समझ में आया, क्लियर है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इस वजह से ये लुईस एसिड नहीं होगा, बट इट कंसिडर एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर किया जाएगा। आई होप कि अब इलेक्ट्रोफाइल आपको समझ में आया। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है उसको वही चीज़ पसंद आती है। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग बन गया, है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये कहानी थी इलेक्ट्रोफाइल की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, है ना, न्यूक्लियस लवर है ये। इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं। ये अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस के ऊपर लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चाहेगा कि मुझे एक ऐसा स्पीशीज मिल जाए जिसको मैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकूं, है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स की तलाश रहती है, मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, कैसा स्पीशीज है ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है एंड अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, and attack at electron डिफिशिएंट सेंटर। जहां पे भी इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज दिख जाएगा ये जाके उस पे अटैक कर देगा। समझ में आ गया।
तो अब ये न्यूक्लियोफाइल हम कितने टाइप के पढ़ेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक वाला न्यूक्लियोफाइल ले लो, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हम बोल सकते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, जिसके पास ये है नेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। OH नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया, क्लियर है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। बट ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके ऊपर हमें चार्ज देखने के लिए नहीं मिलता, बट वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसीडर करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, क्योंकि वाटर के पास क्या प्रेजेंट होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया के पास क्या प्रेजेंट होता है, अमोनिया के पास भी एक पेयर लोन, ये अ पेयर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक पेयर प्रेजेंट है इसके पास। ROH, यहाँ पे हमने एल्कोहल ले लिया जिसमें फिर से अगेन ऑक्सीजन है, तो इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा। PH3, PCl3, तो ये सारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब देखो ऑर्गेनोमेटालिक ऑलरेडी आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, है ना, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ा होगा, राइट। चलो, थर्ड है हमारा ऑर्गेनोमेटालिक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है, जहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली मेटल्स अटैच होते हैं उनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है RMgX, तो मेटल बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, अब ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं दिख रहा हमको, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं दिख रहा, कैसा भी चार्ज नहीं दिख रहा है ना, बट वो एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर हो रहा है। तो अगर किसी के पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल कहला सकता है। क्या कहा, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की कैटेगरी में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सारे, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। समझ में आया, यस, क्या इतना क्लियर है। अब देखो बेंजीन के पास तो 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो बेंजीन भी क्या है, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो बेंजीन है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होगा, यस। अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, है ना, तो न्यूक्लियोफाइल को हम लुईस बेस बोल सकते हैं। देखो लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस, न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अपना, है ना, और लुईस बेस क्या करते हैं, वो भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं। तो बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड
लुईस बेस डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पर डिफरेंस क्या है, देखो भाई ये दोनों के दोनों अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बट इनका डिफरेंस क्या है कि जो लुईस बेस होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव को देता है, एंड जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट H पॉजिटिव वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये दोनों के दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, यहाँ तक इनमें सिमिलैरिटी हमें दिख रही है, लेकिन ये अपना लोन पेयर किस जगह पहुंचा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू एनी स्पीशीज एक्सेप्ट H पॉजिटिव, बट लुईस बेस डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव आयन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लुईस बेस donate their lone pair of electron to H positive ion, but nucleophile donate their H positive to donate their lone pair of electron to any species एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, किसी भी स्पीशीज को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। समझ में आ गया, क्या इतना क्लियर है? तो इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। नाउ इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब हम आ चुके हैं रिएक्शंस पे। ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपना ऑर्गेनिक क्लास 11 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके होंगे, तो वो चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ने हमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 3 टाइप के हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल में भी आप ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, SN1 पढ़ोगे, SN2 पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, मार्कोनिकोव रूल ये एलिमिनेशन में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। समझ में आ गया? तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम सबसे पहले किसके बारे में जान लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। So a chemical reaction where an atom or a group of atom in a molecule is replaced by another atom or a group of atom। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, हमने ये ले लिया A प्लस B, हमारे पास एक स्पीशीज़ है, हमने तीसरे स्पीशीज़ के साथ इसकी रिएक्शन कराई। आपने 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक स्पीशीज जाएगा और इसको इसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। ये बन गया AC प्लस, मतलब एक की जगह पे दूसरा आ गया। जैसे मान लो कि आपने अपने स्कूल का कॉन्सेप्ट देखा है ना, जब आपकी टीचर नहीं आती है तो उसकी जगह क्या होता है, उनकी जगह कोई दूसरा टीचर आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, उसको परमानेंटली हटाया नहीं जाता है ना, उसकी जगह पे कोई आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन किस किस के अंदर देखा जा सकता है? तो हम फ्री रेडिकल में भी सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में भी हम सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, एंड न्यूक्लियोफाइल में भी हम सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये इसी ने किया है ना इसको सब्स्टिट्यूट, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये क्या हो सकता है? C कैन बी फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इट कैन बी फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं
फ्री रेडिकल पढ़ना है ना। तो आज की क्लास में हम फ्री रेडिकल करेंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल में क्या आएगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, हम एल्केन का ये हेलोजिनेशन कराएंगे। हेलोजिनेशन मतलब एल्केन का रिएक्शन हम हेलोजेंस के साथ कराएंगे। हेलोजेंस में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन सब के साथ हम देखेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में पढ़ने वाले हैं क्लोरीनेशन के बारे में। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जानते हैं हम। सबसे पहला हमारा आएगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं। ठीक है, यानी कि CH4, आप ऐसा समझो, CH4 प्लस Cl2। CH4 का रिएक्शन किसके साथ करा दिया हमने, Cl2 के साथ करा दिया। जो रिएजेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सनलाइट की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एंड हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, सो HNu यानी कि इसका मतलब है सनलाइट, पर ऑक्साइड एंड तीसरी चीज क्या बताई थी, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ आ जाता है, इस हाइड्रोजन की प्लेस पे आ जाता है, और ये हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल जाता है दूसरे वाले क्लोरीन को लेके। ठीक है, दूसरे वाले क्लोरीन के साथ अपने बॉन्डिंग बना लेता है। कैसे बनाएगा बॉन्डिंग, क्या होगा इसका मैकेनिज्म भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, CH और H। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहा नहीं, उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और साथ ही साथ हमें HCl एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। बट ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, फर्दर ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और एक हाइड्रोजन ये फिर से हटा देगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे हट जाएगा और ये बन जाएगा। ये यहाँ पे भी नहीं रुक रहा, ये फर्दर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और अब जाके हमें ये CCl4 मिल रहा है। तो क्या हर बार ऐसा होगा, क्या हर बार हमें रिएक्शन, हम चाहते हैं कि ये बन जाए हमारा प्रोडक्ट बट एंड प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसा हर बार नहीं होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे Cl2, ये वाला Cl2 जो है अगर ये एक्सेस में है, ठीक है, इफ Cl2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन ये जो है ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर से सारे के सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये एक्सेस में नहीं है तो एक ही बार रिएक्शन होगा, Cl2 खत्म, रिएक्शन भी खत्म। ठीक है, क्या हो अगर हमारे पास CH3 एक्सेस में हो जाए, ठीक है, क्या हो हमारे पास अगर ये CH4 जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप या मीथेन ग्रुप वो एक्सेस में हो जाए, तो भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन की प्रेजेंस में। हम यहाँ पे क्लोरोनेशन करा रहे हैं ना, क्लोरीनेशन, तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरीन की प्रेजेंस में। तो ये अगर ज्यादा है तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, अगर ये ज्यादा नहीं है तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम ये चीज मेंशन करेंगे और आप अपने नोट्स में भी ये चीजें लिखेंगे। ठीक है, कि इफ Cl2 is present in excess, क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? यस, देन ठीक है, अगर Cl2 एक्सेस में होगा देन ऑल 4 स्टेप विल कैरी, देन ऑल 4 स्टेप विल कैरी, तब सारे के सारे स्टेप कैरी होंगे। बट इफ Cl2 इज लिमिटेड देन ओनली 1 स्टेप फॉर्म। ठीक है, बट if Cl2 is if Cl2 is not in excess,
then only one step form, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप का फॉर्मेशन होगा. एंड इफ CH3 इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन ओनली CH3Cl विल फॉर्म. तो भी सिर्फ CH3Cl का ही फॉर्मेशन होगा, इसके एक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, समझ में आ गया. बट अब ये बना कैसे, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं. तो अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में. ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. हमने क्या लिया था, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बाकी सारी चीजें आपको पता है, ये पेरोक्साइड एंड हाई टेम्परेचर. यहाँ पे हमको मिल गया था CH3Cl प्लस HCl. यही दो प्रोडक्ट मिले थे हमको, है ना. अब ये हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझो. सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है चेन इनिशिएशन का. ठीक है, स्टेप 1. स्टेप 1 क्या है, चेन इनिशिएशन. अब इसमें क्या होगा, हमारे पास किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, Cl2. यहाँ पे होता है होमोलिटिक फिजन. होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, जब भी यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन इन दोनों को मिल जाएंगे. ये बन गया हमारा Cl और ये हमारा बन गया Cl फ्री रेडिकल. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा रहेगा, हमारा एंडोथर्मिक है. ठीक है, ये प्रोसेस हमारा कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक है. यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हुआ है. क्लियर है, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन हुआ है. ठीक, अब इसके बाद यही चेन जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी और कंटिन्यूएशन में रहेगी. दैट इज कॉल्ड स्टेप 2, चेन प्रोपागेशन. इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 चेन प्रोपागेशन. ओके, सेकेंड स्टेप है हमारा चेन प्रोपागेशन. अब इसका क्या मतलब है, देखो अब ये क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल में बन गया. ठीक है, फ्री रेडिकल में है, इसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये क्या दिखेगा कि मेरे आसपास CH4 है, क्यों ना मैं उसके साथ रिएक्शन करके अपने आप को बैलेंस कर लूं, है ना. तो ये क्या करेगा, ये अब इसके पास उठ के जाएगा, ये बोलेगा कि भाई मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लीज मेरी हेल्प करो. ठीक है, प्लीज मेरी हेल्प करो. तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये इधर और ये इधर. ठीक, अब इस क्लोरीन की वजह से देखो, इस क्लोरीन की वजह से क्या हो गया, ये जो CH3 है ये बेचारा अब बेघर हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और ये HCl बन के निकल गया. ठीक है, ये HCl बन के निकल गया. अब देखो उस Cl की वजह से ये जो पूरा का पूरा CH4 था, जो अच्छा खासा स्टेबल था, उसके ऊपर लोन पेयर आ गया, तो उसको गुस्सा तो बहुत आएगा, है ना. उसको क्या होगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा. फिर ये क्लोरीन की, फिर ये Cl2 के पास जाएगा, है ना. फिर ये किसके पास जाएगा, फिर ये Cl2 के पास जाएगा, उसका एक बॉन्ड तोड़वाएगा और अपने साथ उसको अटैच करके फिर से स्टेबल बन जाएगा. और यही जो प्रोसेस है ये चलता रहता है. देखो इतना हो गया. फिर सेकंड स्टेप में यही जो है फ्री रेडिकल, ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा. अब यहाँ पे भी होमोलिटिक, ये गया. ठीक, ये क्या बन जाएगा, CH3Cl और फिर से Cl जो है वो बाहर एज अ फ्री रेडिकल आ जाएगा. ठीक, ये दो प्रोसेस हो गए. क्लियर है, ये यहाँ पे हमारे दो प्रोसेस हो गए. नाउ थर्ड प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे भाई, थर्ड प्रोसेस देखो. अब इन सब को हम एक साथ लिख लेंगे. ठीक है, जितनी भी चीजें अब तक बनी उन सबको हम क्या कर देंगे, अब टर्मिनेट कर देंगे. नाउ द थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन. स्टेप 3 हमारा होता है चेन टर्मिनेशन. ओके, जितनी भी चीजें मिली है उनसे देखो कि कितने सारे हमारे प्रोडक्ट बन सकते हैं. देखो यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल, एक Cl फ्री रेडिकल है और एक हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल है. ये दो चीजें हैं. ठीक है, तो देखो एक Cl फ्री रेडिकल,
Cl फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl Cl। एक CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल बॉन्ड बनाएगा तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH3। और एक हमारा CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3 Cl। तो ये तीनों की तीनों हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे प्रोडक्ट है। बट आपने देखा जब भी हमने रिएक्शन की यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन किया तो हमने क्या देखा कि ये वाला प्रोडक्ट तो मिसिंग था, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट तो मिसिंग था। अब पता ही क्या होगा, पता ही क्या होगा, अब आपको यही रिएक्शन लिख के दी जाएगी, ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया जाएगा कि बताओ क्या क्या चीजें यहाँ पे बनेंगी एज अ प्रोडक्ट, CH3Cl HCl C2H6 या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्टली बिना अगर मैकेनिज्म के आप क्वेश्चन कर कर आते हो तो आपको क्या दिखेगा कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, CH3 यानी कि यहाँ पे जो इथेन है वो तो बन ही नहीं रहा। आप क्या करोगे, इथेन पे टिक कर कर आ जाओगे और वहीं आपके 4 नंबर चले जाएंगे। तो इसी के लिए कि मेक श्योर कि आपको फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म आता है, ठीक है। अगर आपको फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म आता है तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शंस के टाइम पे क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। समझ में आ गया, क्या इतना क्लियर है? एक और हम इस पे क्वेश्चन कर लें, उसका मैकेनिज्म देख लें, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने CH4 लिया था ना, ठीक है, अभी हमने CH4 लिया था, CH3Cl प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। हम क्या लिखेंगे अगर हम डायरेक्टली रिएक्शन लिखते हैं, सोचो डायरेक्टली रिएक्शन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl, ये एज अ हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। चलो मैकेनिज्म पे आ जाओ, ठीक है, सबसे पहला आ जाओ मैकेनिज्म पे, स्टेप 1। अब बिल्कुल आपको अपने नोटबुक में मेरे साथ ही सॉल्व करना है क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, चेन इनिशिएशन, फर्स्ट है हमारा चेन इनिशिएशन। क्या होता है, देखो Cl है, Cl यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, एक फ्री रेडिकल और ये दूसरा फ्री रेडिकल, इसके बाद ये चेन चलती चली जाएगी। स्टेप 2 आ जाएगा हमारा चेन प्रोपागेशन। अब इस फ्री रेडिकल को चाहिए कि इसको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाए, कितनी देर तक ये ऐसे भटकता रहेगा, तो ये किसके पास जाएगा, हमारे रिएक्टेंट के पास जाएगा, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, रिएक्टेंट के पास जाएगा। और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, CH3Cl है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये इसके पास गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl, फ्री रेडिकल आ गया और HCl के साथ इसने अपना बॉन्ड बना लिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के इसने अपना बॉन्ड बना लिया, ये तो फिक्स हो गया। बट इसके ऊपर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फर्दर ही बदला लेने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा अपनी, CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस फिर ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब बस सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे, इन सबको टर्मिनेट करके लिख देंगे कि कौन कौन से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने के लिए मिले हैं। दैट इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। थर्ड हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन। तो क्या क्या चीज, एक तो क्लोरीन दिख गया हमको, तो ये बन जाएगा, एक तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे Cl2, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमको, Cl2, और यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास CH2Cl2 और Cl, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। तीसरा है हमारे पास
CH2Cl2, ठीक है, प्लस CH2Cl2। अब ये देखो ये क्या बन गया, ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये भी बनेगा। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, Cl CH2 Cl। तो यहाँ पे अब हमें ये 3 प्रोडक्ट देखने के लिए मिले, बट जब हमने रिएक्शन की थी विदाउट मैकेनिज्म तो हमें कितने प्रोडक्ट देखने के लिए मिले थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही, CH2Cl2 एंड HCl, जबकि हमें ये भी एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिला है। तो अब आपको पता चल चुका है कि मैकेनिज्म यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो। मैकेनिज्म यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सिर्फ क्या देखा, क्लोरीनेशन देखा। जिस तरीके से हमने क्लोरीनेशन किया है, इन सेम मैनर ब्रोमिनेशन भी होता है, ठीक है। सो ब्रोमिनेशन अकर इन सेम मैनर, ठीक है, तो उसको हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। ब्रोमिनेशन अकर इन सेम मैनर लाइक क्लोरीनेशन। जिस तरीके से क्लोरीनेशन हुआ है उसी तरीके से ब्रोमिनेशन भी होगा, क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा। इसके बाद किसकी बात करें हम, फ्लोरीनेशन की। देखो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन बता दिया, फ्लोरीनेशन, और फ्लोरीनेशन के आगे लिखा हुआ है हाईली एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों है हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी बस आग वाग लग जाएगी रिएक्शन करते करते, ठीक है, इतनी ज्यादा ये एक्सोथर्मिक है। चलो हमने लिया यहाँ पे CH4F2, हमने क्या सोचा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3F प्लस HF बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। बट हमें रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल बॉम्ब बनाने के काम आता है, इतनी ज्यादा ये एक्सोथर्मिक है, हम इसको प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन ही नहीं होता है ना फ्लोरीन के साथ रिएक्शन। सो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, इन दैट केस हम यहाँ पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड सोचेंगे, ठीक है। और वो ऑल्टरनेटिव मेथड हमारे बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। आप सबने ये हेलाइड एक्सचेंज के बारे में पढ़ा होगा। तो हेलाइड एक्सचेंज में हम एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, एक स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो स्वार्ट्स रिएक्शन होता है वो किसके साथ रिएक्शन है यहाँ पे, यस, AgF के साथ, HgF2 के साथ, SbF3 के साथ। तो ये सब क्या है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ से हम यही सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट दिस मेथड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये मेथड बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे। इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह देखो कैसे बनता है, CH4 से तो नहीं बनेगा। सबसे पहले या तो इसका क्लोरीनेशन करा दो या तो इसका ब्रोमिनेशन करा दो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इट अंडरगोज क्लोरीनेशन, या तो सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन करा दो या तो इसका ब्रोमिनेशन करा दो। हम आयोडोनेशन भी करा सकते हैं, देखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, ये चीजें तो आसान है, ये चीजें आसान है। तो यहाँ पे बन जाएगा मान लो CH3Cl इतना बन गया, या फिर CH3Br CH3I ये बन गया। अब इसका रिएक्शन करा दो AgF के साथ, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या फिर HgF2 के साथ, ठीक है। तो इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3F। देखो सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, बट दिस इज द सूटेबल, ठीक है, ये सूटेबल रिएक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन, 3 चीजें हो गई हैं। अब हम चलते हैं आयोडीनेशन पे, ठीक है, आयोडीनेशन पे। यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन के साथ रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन के साथ रिएक्शन होने वाला है। देखो कैसे, हमने जो सेम रिएक्शन लिखी है CH4 आएगा,
यहाँ पे I2 के साथ रिएक्शन होगा, सनलाइट की प्रेजेंस होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 I बन जाएगा और HI बन जाएगा। हम ये सोच के बैठे और हमने ये रिएक्शन बना दिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक है। फ्लोरीन वाला हमने देखा था कि वो हाईली एक्सोथर्मिक है। बट होता क्या है, हमने ये सोच लिया कि ये बन जाएगा, बट यहाँ पे देखो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस रिएक्शन को वापस भेज देगा। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, बट ये रिएक्शन वापस से पीछे जाएगी और रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देगी। तो अब हम क्या करें, क्या ये रिएक्शन नहीं होगी, क्या आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है? आयोडीनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस HI का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाना पड़ेगा, ताकि ये HI को ऑक्सीडाइज कर दे I2 में और रिएक्शन स्टेबल हो जाए, ठीक है, और ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाए। क्या इतना समझ में आ रहा है, क्या इतना समझ में आ रहा है? तो ये जो I है, ठीक है, HI है, इस HI का रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3, ठीक है, HiO3, तो इसकी प्रेजेंस में करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस I2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये HI को फर्दर कन्वर्ट कर देगा। अब HI H2 और I2 में कन्वर्ट हो गया तो वापस ये बैक रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आयोडीनेशन कर दिया। ओके, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? यस। नाउ क्लोरीनेशन, ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा क्लोरीनेशन के बारे में बात करते हैं कि कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो सकते हैं। ऑलरेडी देखो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। देखो C2H6 है, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl। क्या ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी? अब अगर Cl2 एक्सिस में है तो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी। फिर इसका रिएक्शन हो जाएगा Cl2 के साथ, फिर हमें यहाँ पे C2H4Cl2 प्लस HCl देखने के लिए मिलेगा, और ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी, ठीक है। कब तक चलती रहेगी? ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल नहीं जाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल नहीं जाते हैं। C2H5Cl C2HCl5 प्लस Cl2, और ये बन जाएगा हमारा C2Cl6 प्लस HCl, ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मैकेनिज्म ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मैकेनिज्म ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ठीक है, हम इसका क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी तक देखो एक ही कार्बन था तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी। यहाँ पे क्या है, दो प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो प्लेस है कि प्रोडक्ट या तो ये बन सकता है, ठीक है, या तो प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है। इससे पहले वाले में तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी, कहीं पे भी ये हेलोजन्स को जोड़ दो, जो नॉमेनक्लेचर होगा वो सेम ही आएगा। बट इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग पोजीशन है जिससे प्रोडक्ट बन सकता है, राइट।
तो एक हमारे पास ये बन गया, एक हमारे पास ये बन गया। अब आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे और कौन माइनर प्रोडक्ट होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि देखो अगर क्लोरीन निकलता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है या फिर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, जबकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन B is the मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो B है ये मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया? इन केस ऑफ क्लोरीनेशन एंड इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन से हम बता देंगे कि हाँ भाई ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। ठीक, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? अब यही अगर हम फ्लोरीन के केस में बात करें, CH3 CH2 CH3 F2 के साथ में हमने रिएक्शन कराया है, तो अब बता दो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा, है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेम ही प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। एक बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2F और एक हमारा बन जाएगा CH3 CHF CH3। अब इसमें बताओ कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो अभी अभी हमने क्लोरीनेशन सीखा है, तो हम तो बिल्कुल ऐसे हाई जोश में हैं कि हाँ भाई जो यहाँ पे हेलोजिनेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, यही सोच के बैठे, है ना। लेकिन फ्लोरीन का केस आते ही ये चीज़ हो जाएगी एकदम गलत। क्या हो जाएगी? एक चीज़ एकदम गलत हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे हो जाएंगे हम गलत। ऐसा क्यों है भाई? क्लोरीन एंड फ्लोरीन में इतनी ऐसा हम ऐसे बोलते हैं भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लोरीन जो है, ठीक है, ये है एक छोटा सा बच्चा, है ना, फ्लोरीन जो है ये है एक छोटा सा बच्चा, और छोटे बच्चे को जो भी पहली नज़र में दिख जाता है वो बस उसी को खरीद लेता है ना। एंड जो समझदार लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप खुद देखो, जब आप अपनी मम्मी के साथ जाते हो बाजार मार्केट, आप क्या देखते हो? मान लो ड्रेस खरीदने गए, है ना, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? पहले फर्स्ट शॉप पे गई, बार्गेनिंग की, अच्छा खासा है, ठीक है, पैसे ज़्यादा बता रहे, दूसरी शॉप में चले गए, फिर दूसरी जगह देखा, ठीक है, अच्छी खासी है, बार्गेनिंग वगैरह हुई, नहीं सेट हुआ वहाँ पे, बोलेंगे अच्छा और ड्रेस मिल जाएगी, आगे चल के देखते हैं। ऐसे ही करते करते पूरे 2-3 घंटे तुम लोगों ने लगा दिए अच्छी सी ड्रेस, एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस चूज करके लेकर आ गए, ठीक है। क्या किया? हर चीज़ देखी, जहाँ पे सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ ऐसा कुछ मिला तो हमने फटाफट से ले लिया, है ना, बिल्कुल अच्छे से मम्मी ने बार्गेनिंग वगैरह की और उस चीज़ को हम घर लेकर आ गए, है ना, मम्मी भी खुश, तुम भी खुश। अब क्या होता है जब तुम खुद शॉपिंग पे जाते हो, क्योंकि खुद के पैसे तो है नहीं, है ना, तो जब तुम खुद शॉपिंग पे जाते हो तो क्या दिखता है? अरे यार इतनी सारी दुकान पे जाएंगे, एक तो पहले ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, ठीक है, उसको छोड़ दो, है ना, तो शॉप पे गए, पहली दुकान गए, ये चीज़ देखी, अच्छा चीज़ पसंद आ गई है। अब पहले थोड़ा डर होता है, बार्गेनिंग करे नहीं करे, है ना, जिस तरीके से मम्मियाँ बार्गेनिंग कर सकती है उस तरीके से हमारा लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि 1000 की कोई चीज़ है, हम क्या बोलेंगे? भैया 900 रुपये लगा लो, ठीक है, बिल्कुल डरते डरते। तो वो क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, और जैसे उन्होंने चलो ठीक है फटाफट से पैक कराया और लेकर आ गए। वो अलग बात है कि हम पूरे रास्ते में ये सोचते रहते हैं कि अरे यार 800 बोल देते, 700 बोल देते, क्या पता उतने भी मान जाता, बट वहाँ पे हमारी हिम्मत नहीं होती। हमें जो चीज़ पहले दिखी हमने उठाया, पैक कराया, घर लेकर आ गए, मतलब हम वो छोटे बच्चे, हम वो फ्लोरीन है ना। क्लोरीन जो है वो मम्मियाँ हैं, वो क्या करती हैं? वो हर चीज़ को बिल्कुल ऐसा सोच के चलेगी कि हाँ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, हमें ये चीज़ करना चाहिए। बट फ्लोरीन नहीं भाई, फ्लोरीन एक छोटा सा बच्चा है, उसको जो चीज़ पहले दिखेगी ना वो उस चीज़ को फटाफट से ले लेगा और प्रोडक्ट बना देगा, है ना। तो फ्लोरीन क्या आया? फ्लोरीन आता है इस पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फ्लोरीन को सबसे पहले कार्बन दिख गया। अब वो सोचेगा कि मैं इधर जाऊंगा इस वाले कार्बन के पास, अगल बगल में स्टेरिक हिंड्रेंस है, मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं क्यों करूँ ये चीज़? तो वो क्या करेगा? लास्ट वाले कार्बन पे फ्लोरीन आके अटैच हो जाता है ना। तो ये वाला यहाँ पे इसके लिए माइनर है, बट ये इसके लिए क्या हो जाएगा?
मेजर हो जाएगा। तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन में डिफरेंस है, आप चीज़ देख के चलना है। एक बच्चा है तो एक मम्मी है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे मम्मी बिल्कुल हर जगह गली वली सब में जाके ऐसे हर चीज़ एक बढ़िया सी चीज़ ढूंढ के लेकर आती हैं आपके लिए, बट आप क्या करते हो, पहली दुकान में गए सारी चीज़ें उठा के लेकर आ गए, ठीक है, इसके लिए बहुत डांट भी पड़ती है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन का केस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करता है, फ्लोरीन जो जल्दी मिल जाएगा उसको, जो सुटेबल उसके अकॉर्डिंग लगेगा, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो वो टर्मिनल पे ही जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये हमारा केस था फ्री रेडिकल का। ओके, तो फ्री रेडिकल अभी हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लेटर ऑन सॉल्व करेंगे, बट एलिमिनेशन और बाकी सारी चीज़ें इसी में ही अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसी में ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बाकी की चीज़ें विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए देखो भाई, अच्छा खासा हमारा लेक्चर चल रहा है, आपको हर एक लेक्चर्स के बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको, है ना। इतना भी सजाना नहीं है क्योंकि इतना समय आपके पास बचा नहीं है, बट इतने भी गंदे तरीके से नहीं लिखना है कि एट द एंड आपको समझ ही ना आए कि आपने लिखा क्या है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्या इतनी चीज़ें समझ में आई हैं? ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।